नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो जीके का फर्स्ट पेपर है उसमें हम एनिशिएंट कल्चर के अंदर राजस्थान के अंदर कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो इतिहास वाला विषय है आगे उसमें गुजर प्रतिहार का जो लास्ट टॉपिक था ये हमने कंप्लीट किया। अब हम आज पढ़ेंगे चौहान ऑफ अजमेर। तो अच्छे से देखिएगा इसको। और इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर बुक्स वगैरह साथ में हमें कौन सी पढ़नी है। हालांकि मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया था, जो सिलेबस वाला डिस्कस किया था उसमें। देखिए मैं फिर से जो चीजें कह रहा हूं बहुत ध्यान से रखिएगा और एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। जो वीडियो लेक्चर मैं यहां पर बना रहा हूं ये वीडियो लेक्चर प्लस जो नोट्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। आप केवल इनको संभाल करके रख लेंगे, ठीक हम देख लेंगे, या वीडियो एक बार देख लिया कि अब तो याद हो गया होगा, या नोट्स आपने रख के छोड़ दिए, बिल्कुल साइड में एक दो बार देखे और फिर रख दिया। क्योंकि मैंने स्टूडेंट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी ये होती है कि वो अपने टीचर की बात को कभी फॉलो नहीं करता। 99% स्टूडेंट अपने टीचर की बात को कभी फॉलो नहीं करते। जो कोर्स ले लेते हैं, ये तो चलिए ऑनलाइन जो का कोर्स लिया जो लिया है, ऑफलाइन के अंदर भी स्टूडेंट आते हैं वो अपने टीचर की बात को कभी फॉलो नहीं करते। जो शिक्षक इतना महत्वपूर्ण मटेरियल इतनी मेहनत से तैयार किया हुआ देता है कि ये पढ़ना है, उसको तो वो साइड में रख देता है। इसके अलावा और के लिए वो दुनिया भर में भागता रहता है। और फिर वही स्थिति वही होती है कि हर बार उसको नई भर्ती की तैयारी करनी पड़ती है। ये पूछना पड़ता है कि नई भर्ती कब आएगी। तो मैं ये चीज इसलिए दोबारा कह रहा हूं क्योंकि विद्यार्थियों के मन में एक वो हमेशा उनको लगता ही है कि जो हमें मिल रहा है ये तो ऐसे ही है, और इसके अलावा जो बाहर पता नहीं कौन सी गाइड में या कौन सी किताब में या कहीं और कुछ हमें ऐसा क्या मिल जाएगा। तो जो चीज है उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ याद कर लो, उसी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो वीडियो मैं आपको यहां दे रहा हूं, ये वीडियो लेक्चर इतनी मेहनत से तैयार किए जाते हैं, इतनी ऑथेंटिक जो बुक्स है उनका मटेरियल से नोट्स तैयार किया है मैंने, अपने हाथों से एक एक चीज लिखी है। तो पूरे नोट्स में कोई गलती नहीं मिलेगी आपको। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से घोटनी है, बहुत अच्छे से याद करनी है। और इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया बाद में आप एक गाइड खरीद लेना। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं कम से कम ये तो याद कर लो। तो एक तो ये काम आपको करना है, और कोई ऑथेंटिक किताब आपको खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज है रिवीजन। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल कई उदाहरण बता सकता हूं। जो एक मैंने कोर्स निकाला था स्पेशली राजस्थान जीके का, उसमें सारे स्टूडेंट थे। ये कॉलेज लेक्चरर में जो राजस्थान जीके आता है वहां से लेकर के, चाहे आरएस में राजस्थान जीके पढ़ने वाले हों, कोई सा भी राजस्थान का एग्जाम जिसमें राजस्थान जीके आता है और जो अलग से पर्टिकुलर उनके कोई जुड़ता था, उन विद्यार्थियों ने इस तरह से मैंने निकाला था वो। और जैसे कॉलेज लेक्चर के जो विद्यार्थी थे शुरू में बहुत मेहनत से पढ़े, लेकिन कॉलेज लेक्चर के एग्जाम से 15, 20, 25 दिन पहले तक इन्होंने जीके को पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि मन में ये और कॉन्फिडेंस हो गया कि हमें तो सब कुछ आता, राजस्थान जीके तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। और कईयों को लगता है राजस्थान जीके में है ही क्या, वही राणा सांगार, महाराणा प्रताप, उनको लगता है बस इतना ही राजस्थान जीके है। और उसका नुकसान ये हुआ कि बिना रिवीजन के कॉलेज में जो कॉलेज लेक्चर में राजस्थान जीके के बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कम से कम 8-10 नंबर की वो बढ़त बना सकते थे, इसमें फेल हो गए वो। 8-10 नंबर का नुकसान होने का मतलब समझता है, मतलब होता है कई नंबरों में पीछे चले जाना। अब वो हो गई गलती तो वो इतना बोलने के बाद में भी रिवीजन पे ध्यान नहीं दिया। तो एक स्टूडेंट की, और खास करके सेकंड ग्रेड का एग्जाम, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में इतना बड़ा सिलेबस है, ये फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट है और सेकंड पेपर के अंदर तो आपका इतना सारा सिलेबस है, तो बिना रिवीजन के पार नहीं पड़ेगी इसमें। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखें, रिवीजन करें, डेली का रिवीजन करते रहें। अभी तो कोई बहुत ज्यादा आपके वीडियो भी अपलोड नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा और ये सारे जब ये रिकॉर्ड होकर के सब कुछ आपके सामने हो जाएगा, फिर एक साथ आपको देखने में लगेगा कि इतने सारे का हम रिवीजन कैसे करें। तो पहली बात तो ये है, तो पूरी ईमानदारी से साथ साथ में पढ़ते रहो, नोट्स उतारते रहो, और कुछ एक्स्ट्रा चीज मैं बोलता हूं या कहीं आपको बाद में कुछ एक्स्ट्रा चीज अच्छी मिलती है तो उसको साथ में लिख लो। ये सही तरीका है, और जो इस तरीके को फॉलो नहीं करता
फिर वही बात है, उसको नई वैकेंसी का इंतजार करना पड़ता है। दूसरी बात, जो गुजर प्रतिहार वाले टॉपिक के अंदर कुछ दो चार स्टूडेंट ने मुझे ये कहा, सर वो थोड़ा सा युद्ध वाला जो है, इसने इसको हराया, इसने इसको हराया, तो ये थोड़ा कंफ्यूज से हो रहे हैं, याद नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए ऐसी जो चीजें होती है उनमें थोड़ा शॉर्ट ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई चीज आपने पहली बार पढ़ी है तो आपको तब वो देखने में लगता है कि ये इतना नाम अजीब अजीब से हैं, ये शुरू शुरू में आपको लगता है, दो चार पांच बार आप उनको रिवीजन करो, उनके नाम से जो है वो आप थोड़े परिचित हो जाओगे, फिर वो मुश्किल नहीं लगेगा। थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं आज, और इस तरह से आप किसी चीज की ट्रिक बना सकते हो। तो चौहान ऑफ अजमेर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूं। ये जैसे वत्सराज वाला था, यहां से आप जानते हैं कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है। त्रिपक्षीय संघर्ष का क्या मतलब है, ये हिंदुस्तान है, यहां गुजर प्रतिहार थे राजस्थान में, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, और यहां बंगाल में कौन थे, पाल। इन्हीं के मध्य जो संघर्ष था उसी को हमने त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया। और जो शुरुआत के दो तीन शासक हैं गुजर प्रतिहार, उनमें मैंने आपको बताया था कि इनको, जो राष्ट्रकूट वालों ने इनको हराया, और गुजर प्रतिहारों ने शुरुआत में किसको हराया था, इन पाल वालों को। तो आपके माइंड में यह चीज तो धीरे धीरे सेट हो जाएगी कि शुरुआती दो तीन शासकों तक तो जो राष्ट्रकूट ने ही पराजित किया था गुजर प्रतिहार को। अब नाम जो शासकों के हैं वो कैसे देखने, तो वत्सराज से आपको पता है कि इनकी शुरुआत होती है त्रिपक्षीय संघर्ष की। राष्ट्रकूट शासक जो था ध्रुव, उसने पराजित किया था किसको, वत्सराज को, और वत्सराज ने किसको पराजित किया था, पाल शासक धर्मपाल को। अब शॉर्ट ट्रिक, अच्छा एक किसी ने पूछा सर ये रानी सुंदर देवी कौन थी, तो ये देखिए वत्सराज के पास में मैंने ऐसे लिख दिया, ये वत्सराज की ही वाइफ थी रानी सुंदर देवी। तो बस नाम आ गया तो लिख दिया, आपसे परीक्षा में नहीं पूछे गई। अब इसको कैसे याद करोगे कि कौन सा किसको पराजित किया, ये पहला वर्ड क्या है, वह, ये क्या है, ध्रुव को कर दो धू, क्या हो गया, वधु। ये क्या है, धर्म, वधु का धर्म। बस ये इतना सा एक ट्रिक, एक लाइन आपको याद रहेगी, वधु का धर्म। तो अब इससे आप कैसे ट्रिक से कर सकते हो, ये नाम तो सब आपको याद होने चाहिए। वैसे क्या हो जाएगा, वत्सराज। और ये ट्रिक तब काम करती है जब नाम आपको पता हो कि हाँ ये इस नाम के लोग हैं, तब वो ट्रिक वहां काम आती है। वैसे वत्सराज, और धू से क्या हो गया, ध्रुव, और धर्म से हो गया धर्मपाल। तो वधु का धर्म। तो एक शासक के काल में जो भी शासक थे जिसने जिसको हराया वो आगे सारे, आपको पता है कि जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने इसको हराया था गुजर प्रतिहारों को शुरुआत में, और गुजर प्रतिहारों ने हराया था किनको, इनको, कौन से, पाल शासकों को। तो वधु का धर्म, इस तरह से या लाइन याद कर लो, वधु का धर्म। तो माइंड में ऐसे इसको सेट करने की कोशिश करो, वैसे वत्सराज, धू से ध्रुव। तो ध्रुव शुरुआत में कौन सा, राष्ट्रकूट, ध्रुव ने वत्सराज को हराया, और लास्ट में धर्मपाल को हराया था वत्सराज ने। हो गया सेट। इसके बाद में नागभट्ट सेकंड, ये कौन था, ये वत्सराज का ही पुत्र था ये। अब यहां कौन सा राष्ट्रकूट शासक है, गोविंद तृतीय है, और एक पाल शासक है धर्मपाल। अब आप कैसे याद करना है इसको, आपको पता है यहां भी राष्ट्रकूट शासक ने नागभट्ट सेकंड को हराया, और नागभट्ट सेकंड ने पाल शासक को हराया। वही चीज फिर से कैसे याद कर सकते हो, नागों का धर्म, वहां क्या था, वधु का धर्म, वही धर्मपाल है, और यहां क्या है, नागों का धर्म। ना से क्या हो जाएगा, नागभट्ट सेकंड, गो से क्या हो जाएगा, गोविंद, और कौन सा है, तृतीय। धर्म से क्या हो जाएगा, धर्मपाल। तो अब इसको जब भी नागभट्ट सेकंड का या इनका किसी का नाम आए तो आप समझ जाओगे नागों का धर्म, ना से नागभट्ट सेकंड, गो से गोविंद तृतीय। नागभट्ट ये सेकंड था और ये गोविंद हो गया तृतीय। तो इस तरीके से आप जो है इनको एक ट्रिक के माध्यम से इनको आपस में मिलान कर सकते हो, आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। अब जैसे यहां है कन्नौज के चक्रा युद्ध को परास्त कर इसे अपनी राजधानी बनाया। अब यहां इसका नाम आ रहा है चक्रा युद्ध का, हालांकि पहले भी ऊपर आया था। इसने कन्नौज के चक्रा युद्ध को परास्त करके अपनी राजधानी बनाया। पहला शासक गुजर प्रतिहारों का जिसने अपनी राजधानी बनाया था कन्नौज को, कौन सा था, नागभट्ट सेकंड। तो अब इसी नागभट्ट सेकंड वाले के अंदर नाम आ रहा है गोविंद तृतीय। तो अब आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो, हालांकि ये शासक जो है चक्रा युद्ध ये कोई ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है।
कोई 1% चांस है कि ये इसका नाम कभी पूछ ले, बाकी इसका नहीं पूछेगा चक्रायुध का। तो कैसे याद कर सकते हो? नाग, नाग को मारना है किससे? किससे? चक्र से। तो कैसे भी करके याद कर सकते हो, नाग, नाग को किससे मारना है? चक्र से। और चक्र कौन चलाएगा? गोविंद, यानी भगवान कृष्ण। तो ट्रिक हजार तरीके की ट्रिक होती है, ये मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये आपसे बात करते करते ही, वीडियो बनाते बनाते ही बना रहा हूं। इस तरह की पता नहीं सैकड़ों हजारों ट्रिक आप बना सकते हो अपनी सुविधा से। तो ये एक तरीका होता है कि इस तरह से आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहां मिहिर भोज वाला एक और है कि यहां जो है मिहिर भोज ने किसको परास्त किया था? कृष्ण द्वितीय को पराजित किया। तो पहले जो भी इनको पराजित हुआ था, इनके जो पहले के पूर्वज है उनको पराजित किया राष्ट्रकूटों ने, उसका बदला ले लिया किसने? मिहिर भोज ने। और ये पाल शासक देवपाल को भी पराजित करता है। अब आपके यही तो इसमें समस्या है ना कि इनको कैसे मिलान करोगे कि इसके समय कौन सा था। अब यहां फिर ट्रिक बना लो, जैसे मिहिर, तो ये कह दो कि मिहिर ने भोज में कृष्ण और देवताओं को बुलाया। अब कितनी आसान सी ट्रिक है। मिहिर ने भोज में किसको बुलाया? भगवान कृष्ण को और दूसरे देवताओं को। और हर जगह जो भी ट्रिक मैंने बनाई है उसमें पहला नाम जो गुजर प्रतिहार शासक के बाद में जो नाम आ रहा है वो राष्ट्रकूट शासकों का ही आ रहा है। तो वो आपके कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मिहिर ने भोज क्या होता है? खाना, जो दावत होती है। मिहिर ने भोज में किसको बुलाया? कृष्ण को और देवताओं को। अब यहां से ये कर लो, मिहिर भोज ने जो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय को पराजित किया, और पाल शासक कौन था? देवपाल। तो पहली जो ट्रिक आपको बताई थी, वधु का धर्म, उसके बाद में नागों का धर्म, और फिर उसके बाद मिहिर ने भोज में कृष्ण और देवताओं को आमंत्रित किया या इनवाइट किया या बुलाया। तो वैश्य से क्या हो जाएगा? वत्सराज हो जाएगा पहला। धू से ध्रुव, और ये पहले वाले धू हो गया, ये गो है, और ये कृष्ण है, ये सब कौन से हैं? राष्ट्रकूट शासक हैं। धर्म से धर्मपाल हो गया। ना से हो, इधर क्या हो गया? नागभट्ट सेकंड हो गया। गोविंद, तो गो से हो गया गोविंद तृतीय। नागभट्ट सेकंड, इसके बाद में फिर गोविंद के आगे तृतीय लगा दूं। धर्म से धर्मपाल। मिहिर ने भोज में, तो मिहिर भोज तो हो ही गया। किसको बुलाया? भगवान कृष्ण को, क्योंकि भोज, जब भोज करेगा, दावत करेगा, तो उसमें कौन आएंगे? देवता ही आएंगे, भगवान कृष्ण आएंगे। तो पहले कृष्ण जी का नाम आएगा, तो कृष्ण द्वितीय, और देवताओं को बुलाया। बस। अब ये हो गए। अब इस तरह से 3-4 बार इस लाइन को लिखो और फिर उनको याद करो, तब जाकर के ये चीजें आपको याद होती है। इसके बाद में जैसे मान लो मैं एक ट्रिक आपको और बताता हूं। अब अरब यात्री सुलेमान इसके समय भारत आता है। अब परीक्षा में पूछ लेता है कि सुलेमान किसके समय आया था, या मिहिर भोज के समय कौन आया था? सुलेमान अरब यात्री था। अब इसको कैसे याद करोगे? कोई सी भी ट्रिक बना लो। एक हीरो है सलमान खान, आप सब जानते हो सलमान खान। सलमान खान को पार्टी देने का बहुत शौक है। तो सलमान खान जो है उसको भोज करने का बहुत शौक है, वो हमेशा भोज देता रहता है। बस ये एक इजी टर्म आपने याद कर ली। सलमान खान को किसका शौक है? वो पार्टी भोज देता है, यानी भोज देता है। तो भोज से यही नाम आएगा, मिहिर भोज। कौन देता है? सलमान, यानी सुलेमान। मिलता जुलता नाम हो गया। बस हो गई ट्रिक ही। अभी आप जियोगे तब तक नहीं भूलोगे। इन ट्रिक को बार बार पढ़ो, ट्रिक का रिवीजन करो, और फिर ये नाम देखो, वो आपके दिमाग में स्थायी रूप से जम जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा, जैसे महेंद्रपाल प्रथम है और यहां ये महिपाल प्रथम है, तो राजशेखर इन दोनों के समय था। ये आपको पता है कि महेंद्रपाल के समय भी राजशेखर जो है दरबारी विद्वान था, और कुछ समय महिपाल प्रथम के भी समय रहा था वो। अब ये आपसे पूछ सकता है कि राजशेखर किसके दरबार में था? इन दोनों के दरबार में था। अब याद कैसे करोगे आप? किसके दरबार में था, कैसे करोगे? अब कोई भी सोच लो आप। जैसे मैं आपके सामने ही ट्रिक बना सकता हूं और सैकड़ों ट्रिक बना सकता हूं। जैसे महेंद्र से क्या हो जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी का नाम आपने सुना है, सबने सुना है, बहुत अच्छे से जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को जो उनके दोस्त वगैरह या फैन वगैरह हैं वो किस नाम से बुलाते हैं? माही नाम से।
ये माही मार रहा है, वो एक फिल्म भी आई थी जो महेंद्र सिंह धोनी पर बनी थी। तो उसमें जो वो बार बार वो सिक्स मारता है, फोर मारता है, चौके छक्के मारता है, क्या कहते हैं, माही मार रहा है। तो महेंद्र सिंह धोनी का शॉर्ट नेम क्या है, माही। तो जब तक धोनी मैदान में रहा तब तक किसका राज रहा, धोनी का ही राज रहा। अब ये कहानी आपके समझ में आ गई जो मैं समझा रहा हूं। महेंद्र सिंह धोनी जब तक, शॉर्ट नेम क्या है, माही कहते हैं। तो जब तक धोनी मैदान में रहा तब तक किसका राज रहा, धोनी का राज रहा। तो अब ऐसे याद कर लो, महेंद्र पाल से महेंद्र और महिपाल, यानी महेंद्र सिंह धोनी यानी माही। तो तब तक किसका राज रहा, राज रहा। राज से क्या हो जाएगा, राजशेखर। महेंद्र सिंह धोनी का ही राज रहा, महेंद्र सिंह धोनी यानी माही का ही राज रहा। बस महेंद्र और माही, माही से क्या हो जाएगा, महिपाल फर्स्ट, माही से महिपाल फर्स्ट और महेंद्र से महेंद्रपाल फर्स्ट। राज रहा राजशेखर, बस इतना ही। तो वहां एक ऑप्शन भी तो करना है चुनाव, आपको कोई 20 वर्ड में तो वो आंसर तो लेके आना नहीं है। तो इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हो, सैकड़ों ट्रिक बना सकते हो। तो इस तरह से ये कुछ चीजें मैंने आपको बता दी, क्योंकि अभी शुरुआत में समय है, तो ये सारी चीजें आपके काम आएगी आगे भी। और मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं, ये इतना धांसू कंटेंट है कि एक एक वीडियो लेक्चर के अंदर ही बहुत शानदार और जबरदस्त कंटेंट आ जाता है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिएगा, ये राजस्थान का मैप है। और कुछ मैप से पहले मैं चीजें आपको समझा देता हूं चौहान राजवंश के बारे में। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, चौहान राजवंश। और चौहान राजवंश में भी हमें कौन सा पढ़ना है, हमें सिर्फ अजमेर के चौहान पढ़ना है। देखिए प्यारे बच्चों, चौहानों की शाखाओं के बारे में बात करें, ये जैसे ये अजमेर है, यहां पर ये हो गया अजमेर, और ये यहां पर हो गया जालोर, ये हो गया सिरोही, यहां पर हो जाएगा नाडोल, यहां ये हो जाएगा सवाई माधोपुर, यानी सवाई माधोपुर की जगह हम लिखेंगे रणथंभौर। अब आपको मैंने बताया था, शुरुआती जो राजस्थान के इतिहास से संबंधित वीडियो ये बताया था कि राजस्थान के अंदर चौहानों की जो शुरुआत होती है वो कहां से मानी जाती है, वासुदेव चौहान से। चौहानों का मूल पुरुष, आदि पुरुष या प्रथम पुरुष जो है वो किसको कहा जाता है, वासुदेव चौहान को कहा जाता है। 551 ईस्वी के अंदर इसने चौहान वंश की नींव स्थापित की। अब एक बार ओवरऑल आप समझिएगा, कुछ बेसिक जानकारी आपको और इसमें मिलेगी। तो एक तो चौहान राजवंश की स्थापना करने वाला मूल पुरुष, आदि पुरुष, प्रथम पुरुष, जो पहला पुरुष पूछे वो कौन है, वासुदेव चौहान। कब स्थापना की थी, 551 ईस्वी में। और मेवाड़ राजवंश की स्थापना जो होती है वो 566 ईस्वी में होती है गुहिल के द्वारा, गुहिल या गुहादित्य। यानी इस तरह से आप तुलनात्मक रूप से याद कर सकते हैं कि मेवाड़ वालों से 15 वर्ष पहले चौहान राजवंश की स्थापना हो चुकी थी। तो यह वासुदेव चौहान ने स्थापना की थी। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी, अहिछत्रपुर। और इस अहिछत्रपुर को जो है वो आप वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, नागौर के नाम से। तो ये इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। और ये आसपास का जो क्षेत्र है, ये बीकानेर वाला, ये नागौर वाला, ये इस साइड वाला, इस प्रदेश को पहले कहते थे जांगल प्रदेश। तो बुक्स में ये कहते हैं कि जो इन चौहान शासकों का प्रारंभिक राज्य है वो जांगल प्रदेश में था। जांगल ये इधर क्या था, ये सुनना पड़ा था, जंगल ही जंगल था, तो जांगल प्रदेश कहते थे। तो यहां एक शुरुआत मानी जाती है इन चौहानों की, अहिछत्रपुर इनकी राजधानी थी। और इसके अलावा प्रारंभ में जो यहां सांबर झील है, उस सांबर झील के लिए भी यह कहा जाता है कि जो चौहान है उन्होंने, यानी वासुदेव चौहान ने ही इस सांबर झील का निर्माण करवाया था। और ये कुछ जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इनका आधार 1170 ईस्वी का बिजोलिया शिलालेख है। जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें ये सब बातें लिखी मिलती है, 1170 ईस्वी का। और चूंकि सांबर झील के, ये अहिछत्रपुर तो इनकी राजधानी थी, और चूंकि सांबर झील के इर्द गिर्द ये चारों ओर इस तरह से बसे हुए थे, सांबर झील के चारों ओर।
तो इसलिए कहते हैं कि चारों ओर बसे होने के कारण इनको कहते थे चहुमान। चहुमान ही आगे बन गया चहमान, और यही चहमान आगे वर्ड कहलाते कहलाते हो गया चौहान। इसको मुखसुक कहते हैं। कई बार आप देखते हैं कि नाम समय के साथ जो है वो चेंज हो जाते हैं। जो नाम मुश्किल लगता है उसको लोग अपने हिसाब से ही जीभ के अनुसार चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो चहुमान, चहुमान, चहमान, चहमान, चौहान, चौहान, चौहान। अब जैसे मेवाड़ के अंदर जो है सहस्त्र बाहु मंदिर, जो कि किसने बनाया था? बप्पा रावल ने। अब मंदिर तो था वो सहस्त्र बाहु, विष्णु का मंदिर था, 1000 भुजाओं का सहस्त्र बाहु मंदिर। अब चूंकि सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु, सास बाहु, सास बाहु, सास बाहु, यही सहस्त्र बाहु का मंदिर वर्तमान में क्या कहलाता है? सास बहू का मंदिर कहलाता है। और वहां ना कोई सास है ना कोई बहू है, वो विष्णु का मंदिर है सहस्त्र बाहु का। तो नाम तो था उसका सहस्त्र बाहु, लेकिन मुख सुख लोगों को सहस्त्र बाहु बोलने में जोर आता था। धीरे धीरे वो पूछने लगे कौन सा मंदिर है, कौन सा मंदिर है, कौन सा मंदिर है। बोलते गए सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु, सास बहू, सास बहू, सास बहू, सास बहू। तो इसी तरह से चहुमान, चहुमान से फिर चहमान, 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 चौहान, 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 चौहान। तो इस तरह की बातें आती है। इनका जो है ये क्या कहलाए? फिर चौहान कहलाए। अब इसके अलावा चौहानों की मैं आपको कुछ और शाखाएं बता देता हूं। देखिए, जो चौहान है वो सिर्फ यहीं स्थापित नहीं रहे। इन चौहानों की भी आगे से आगे शाखाएं निकली। जैसे गुजर प्रत्यार शासकों की मैंने बताई कि आगे से आगे उनकी शाखाएं फैलती गई। कोई भी जैसे किसी के वंशज हैं वो किसी जगह जाके और रहने लगे और अपना वंश वहां स्थापित कर लिया। तो उसी तरह से चौहानों की भी कई शाखाएं निकली। जैसे नाडोल के चौहान, 960 ईस्वी के अंदर नाडोल के चौहानों की स्थापना की गई थी लक्ष्मण चौहान के द्वारा। नाडोल कहां पड़ता है? पाली में। तो आप देख रहे हैं 551 ईस्वी के अंदर जो ये सांबर के चौहान कह लो या अही छत्रपुर के चौहान कह लो, या चूंकि ये जिन देवी को मानते थे जिनका मंदिर है सांबर झील के पास में शाकंबरी, तो अजमेर के चौहानों को शाकंबरी के चौहान भी कहा जाता है। तो इसी तरह से उस स्थान से लोकप्रिय हो जाते हैं। तो नाडोल के चौहान 960 ईस्वी में, और फिर आगे इन्हीं चौहानों का ही वंशज आगे जो है जालोर के अंदर कीर्तिपाल चौहान, ये 1181 ईस्वी के अंदर जालोर में सोनगरा चौहानों की नींव स्थापित करता है। और जालोर आपके सिलेबस में है, हमको जालोर पढ़ना है। तो कीर्तिपाल चौहान का 1181 ईस्वी में स्थापित की, और इन्हीं में ही चौहान शासकों एक वंशज आता है जो कि 1311 में, जिसका नाम था लुम्बा। तो 1311 में जालोर का जो चौहान राजवंश है वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो भाई आक्रमण होगा, लगातार संघर्ष होगा, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो 1311 में जालोर के चौहान समाप्त हो जाएंगे और 1311 में सिरोही के चौहानों की स्थापना हो जाएगी। और स्थापना कौन था? लुम्बा। और सिरोही के जो चौहान है वो कौन से चौहान कहलाए थे? देवड़ा चौहान, देवड़ा शाखा। चौहानों की अलग अलग शाखाएं थी, ये थी देवड़ा शाखा। और यहां फिर हम बात करें इन अजमेर के चौहानों की, तो आप जानते हैं कि अजमेर की स्थापना कब होती है? 1113 में। नहीं जानते होंगे तो भी हम जान लेंगे। 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज के द्वारा अजमेर की स्थापना होती है, अजमेर नगर की। और इसने राजधानी फिर किसको बना लिया था? अजमेर को अपनी राजधानी बना लिया। क्यों बनाया था ये हम आगे देखेंगे। क्योंकि इनके समय यही बाहर से जो अरब आक्रमणकारी लगातार आक्रमण करते थे, तो बार बार इधर आक्रमण होते थे इस क्षेत्र में। तो पहाड़ों के बीच में सुरक्षित इनको नजर आया अजमेर, तो इन्होंने यहां अजमेर नगर की स्थापना की। और 1113 से फिर इनकी राजधानी क्या हो जाएगी? अजमेर हो जाएगी। अब 1113 से आगे समय चलता गया चलता गया चलता गया, और 1191 ईस्वी के अंदर और 1192 दो बड़े युद्ध होंगे। 1191 ईस्वी के अंदर तराइन का पहला युद्ध होता है, किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ होगा, पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान कौन सा था? तृतीय। जो आप इस समय पृथ्वीराज चौहान पढ़ते हैं वो पृथ्वीराज चौहान कौन सा है? तृतीय। तो 1191 में जो तराइन का पहला युद्ध होता है उसमें गोरी की हार होती है, और 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है उसमें किसकी हार होती है? पृथ्वीराज चौहान की। तो 1192 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, कई विद्यार्थी कहेंगे सर वो मोहम्मद गोरी को वहां मारता है जाकर के, वो और उसका दोस्त था चंद्रवर्दई, ये दोनों गए हैं
4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तापर बैठा सुल्तान चूके मत चौहान। ये दो आता है कि वो आगे मैं बताऊंगा बात जब पढ़ेंगे हम युद्ध वगैरह। लेकिन उस चीज के प्रमाण नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी है उसकी मृत्यु हुई थी 1206 में, उसके 100% प्रमाण हैं। तो गोरी की मृत्यु जब 1206 में होती है तो फिर पहले वो कैसे मार सकते हैं? तो इसने गोरी ने क्या किया था, जो ही पृथ्वीराज को उसने पकड़ा, पकड़ते ही इसने पृथ्वीराज को मरवा दिया। तो पृथ्वीराज चौहान की 1192 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में फिर मोहम्मद गोरी जो है वो यहां से खूब सारा धन वसूलता है, अधीनता स्वीकार करवा ली उसने। पीछे कौन था? अब यहां पे अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का बेटा था छोटा सा गोविंदराज, पृथ्वीराज चौहान के बेटे का नाम। तो गोरी तो यहां से वापस गया, गोविंदराज को उसने संभला दिया अजमेर। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर ही जो पृथ्वीराज चौहान का छोटा भाई था हरिराज, उसने अपने भतीजे गोविंदराज को यहां से भगा दिया। तो बेचारा गोविंदराज अब क्या करता, ये यहां से भाग करके और रणथंबोर आ गया। और उस समय जब गोरी यहां से गया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना क्या बना के गया था, एक तरह से आप मान लीजिए कि भाई तू ही संभाल पीछे। तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक ही संभाल रहा था, जो भी ये जीते हुए प्रदेश थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से इजाजत लेकर के और कुछ शर्तें मान करके गोविंदराज जो है अपने कुछ साथियों के साथ में यहां आता है और रणथंबोर के अंदर 1194 ईस्वी के अंदर रणथंबोर के चौहानों की नींव स्थापित करता है। और इसी रणथंबोर के चौहान जो है उसमें सबसे लोकप्रिय शासक है वो है हमीरदेव चौहान। तो ये कुछ एक बेसिक सी चीज है कि अब जैसे मान लीजिए और भी चौहानों की शाखाएं हैं। ये बूंदी है, यहां पर आपको इसमें दिख रहा होगा शायद, यहां पर जो ये मैं पेन चला रहा हूं इस जगह, तो ये कोटा और ये बूंदी, पहले कोटा बूंदी ये सारा क्षेत्र एक ही था ये। तो बूंदी के चौहानों की भी स्थापना जो है 1241 ईस्वी के अंदर जो एक करता है देवा या हाडा चौहान थे, ये चौहानों की हाडा शाखा। तो उसके द्वारा जो है वो यहां पर हाडा चौहानों की स्थापना होती है। तो इस तरह से बूंदी से ही फिर आगे अलग होता है कोटा, और फिर कोटा से आगे अलग होता है झालावाड़। तो इस तरह से चौहानों की राजस्थान में कई शाखाएं थी, कुछ बड़ी कुछ महत्वपूर्ण शासक निकले चौहानों से, एक से बढ़कर एक वीर शासक निकले हैं। जैसे मैं अजमेर के चौहानों की बात करूं, यहां कई प्रतापी शासक पढ़ेंगे हम। और अजमेर के चौहान है तो हमें तो 551 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ना है जो यहां के चौहानों का। और बाकी जालोर के चौहानों के अंदर बताएंगे वहां भी एक दो महत्वपूर्ण शासक होंगे। इधर जो रणथंबोर के चौहान है वहां भी महत्वपूर्ण शासक होते हैं 2-3। तो इस तरह से ये एक मेन बेसिक चीजें हैं। तो अब आपके कुछ क्लियर हुआ होगा। जो विद्यार्थी राजस्थान का इतिहास पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके ये चीज अच्छे से क्लियर होगी कि आखिर सारा खेल है क्या, ये सारे सिस्टम क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, ये अजमेर के चौहान कह लो इनको, चाहे शाकंभरी के चौहान कह लो, सपादलक्ष भी इस क्षेत्र को कहते थे, चाहे आप सपादलक्ष के चौहान कह लो, अहित छत्रपुर के चौहान कह लो, चाहे जांगल प्रदेश के चौहान कह लो। तो प्रारंभिक जो इनका राज्य था वो इस प्रकार से ये वाला क्षेत्र होता था, इस तरह से ये यूं। और सांबर झील के चारों ओर रहने के कारण ये क्या कहलाते थे, चहुमान। आगे वही चहमान बना और वही किस में अपभ्रंश हो गया, चौहान में। और फिर इन्हीं चौहानों के आगे जो अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। तो अब हम चौहान के बारे में पढ़ेंगे, चौहान राजवंश के बारे में। एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, वही है किसी राजवंश किसी शासक की कोई महत्वपूर्ण उपाधि हो, उस शासक के कोई महत्वपूर्ण युद्ध वगैरह उनके बारे में वो आपसे पूछ सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। या इसके अलावा कोई किसी शासक से जुड़ा हुआ कोई शिलालेख हो तो वो चीज आपसे पूछ सकता है। तो इन चीजों का थोड़ा आप ध्यान में रखें। तो अब आगे हम मेन चीजें जो है वो नोट से पढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। चौहान राजवंश, हमें अजमेर के चौहान पढ़ना है। सपादलक्ष के चौहान भी इनको कहा जाता है। मैंने उपनाम आपको बता दिया, अहित छत्रपुर के, शाकंभरी के चौहान, सांबर के चौहान। तो संस्थापक कौन है, वासुदेव चौहान। कब स्थापना की थी इसने, 551 ईस्वी में। इसके बाद आता है उत्पत्ति संबंधी मत कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, चौहान राजवंशों की। तो उसमें
जो है चौहानों को कोई क्या मानेगा, कोई कुछ मानेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान का जो मित्र था खास, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ये पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी था और दरबारी विद्वान भी था, कवि भी था। ये क्या कहता है कि चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। और ये इसके समर्थन कौन कौन है? एक तो पृथ्वीराज रासो, किसने लिखा था? इसने लिखा था, चंद्रवरदाई ने। इसके अलावा जो मुहैनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण है, वो इस मत का समर्थन करते हैं कि हां, चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। क्या कहता है पृथ्वीराज रासो? हालांकि देखिए, पृथ्वीराज रासो की मैं एक बात बता दूं, जो अधिकतर इतिहासकार हैं वो पृथ्वीराज रासो की बहुत सी बातों को अतिशोक्तिपूर्ण बताते हैं। बहुत सी बातें हैं जिनको अतिशोक्तिपूर्ण बातें के रूप में बताया जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन ये इसने चंद्रवरदाई ने बस लिख दिया। तो बहुत सी बातें हैं जिनको सही नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी एक ऐतिहासिक जो है उस रूप में माना जाता है कि हां, कुछ तो बातें हैं उसमें। तो क्या कहता है पृथ्वीराज रासो कि आबू के अंदर, जो आबू है सिरोही में, वहां वशिष्ठ ऋषि कोई यज्ञ कर रहे थे और राक्षस जो है वो उसमें आकर के मल, विष्ठा, इस तरह की चीजें घेर रहे थे। तो चूंकि वशिष्ठ ऋषि है, उनको क्या चाहिए था? क्षत्रिय जो राक्षसों को भगा सके। तो उन्होंने अपने यज्ञ के द्वारा योद्धा उत्पन्न किए। अब चूंकि देखिए, अग्निकुंड, जो अग्निकुंड है, इसका आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अग्निकुंड का मत किसने दिया है? तो ये आप ध्यान में रखना, ये मत पृथ्वीराज रासो में सबसे पहले दिया गया। किसने दिया था? चंद्रवरदाई ने। अग्निकुंड वाला मत किसने दिया? पृथ्वीराज रासो ने। और समर्थन किया नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। तो चूंकि जो पृथ्वीराज रासो का है चंद्रवरदाई, ये किस राजवंश का है? चौहान का। तो ये अपने राजवंश वालों को ही ज्यादा बेहतर बताएगा। तो ये कहता है कि अग्निकुंड से सबसे पहले प्रतिहार निकले, लेकिन राक्षसों ने इन प्रतिहारों को भी हरा दिया। फिर ऋषि ने फिर मंत्र फूके, फिर निकले परमार, राक्षसों ने इनको भी पीट दिया। फिर निकले चालुक्य, राक्षसों ने इनको भी पीट दिया। और लास्ट में निकले चौहान। इन चौहानों ने राक्षसों को नष्ट कर दिया। तो चूंकि अब ये बातें समझने की है कि भाई, जो जिस राजवंश का है या जिसके दरबार में रहता है, तो वो तो उन्हीं का गुणगान करेगा। तो सबसे लास्ट में जो चौहान के बारे में बताता है कि ये आते हैं और ये राक्षसों को नष्ट करते हैं। तो एक तो चौहानों की उत्पत्ति संबंधी मत ये है। आपसे यही पूछेगा कि अग्निकुंड का मत किसने दिया था? तो वो दिया था चंद्रवरदाई ने। आप यहां इसको नोट्स लिखो तब लिख लेना। अग्निकुंड मत किसने दिया? चंद्रवरदाई ने। किस ग्रंथ में? पृथ्वीराज रासो में। और इस मत का समर्थन कौन करता है? नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। तो ये कहानी आपको सारी बता दी मैंने। इसके बाद में सूर्यवंशी मत किसने दिया है कि जो चौहान है वो क्या है? सूर्यवंशी है। ये मत देने वाले कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो उन्होंने जो है वो दिया है कि हाँ, चौहान क्या है? सूर्यवंशी है। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है, जयानक का है। ये आगे सब आ जाएंगे। हमीर महाकाव्य है, नयन चंद्र सूरी का है। सुरजन चरित्र है, ये है चंद्रशेखर का। तो इन सब में क्या बताया गया है कि चौहान क्या है? सूर्यवंशी है। और चौहान प्रशस्ति है, बेदला शिलालेख है। तो इन सब चीजों से हमें जानकारी मिलती है चौहानों के बारे में। चौहानों को ये चीज क्या बताती है? सूर्यवंशी बताते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद में तो ये मत आपको ध्यान में रखना है। अब ये फैक्ट है, अब ये फैक्ट तो आपको याद करने पड़ेंगे। अब मेरा काम ये है कि एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो हो सकते हैं पिछले वर्ष में आए, वो आपको मैं उपलब्ध करवा सकता हूं। अब ये याद तो आपको ही करना है। और देखिएगा, हर चीज में ट्रिक बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना वो इतनी ट्रिक हो जाएगी कि उन ट्रिक को याद करने के लिए भी आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं कहीं कोई ट्रिक बना लो, बाकी चीजों को बार बार पढ़ोगे, रिवीजन करो। अभी एग्जाम में समय है आपके, तो जम के पढ़ो इनको। फिर तीसरा मत आता है चंद्रवंशी का, कि चौहान जो है वो क्या है? चंद्रवंशी है। तो ये कहां से चीजें मिलती है? एक तो हांसी का शिलालेख है 1177 ईस्वी का, और अचलेश्वर मंदिर का लेख है चंद्रावती का। तो ये दोनों शिलालेखों बारे में और लेख के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये हांसी वाला तो मिला है हरियाणा साइड से, अचलेश्वर वाला ये सिरोही की तरफ है। तो ये चीज ये बताती है कि इनका साम्राज्य कितना फैला हुआ था, दिल्ली तक, आगे ये हरियाणा, और इधर ये दक्षिण राजस्थान की तरफ, पूर्वी राजस्थान की तरफ। तो
जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इनका आगे जो क्षेत्र है वो भी फैलता गया। तो चंद्रवंशी में हांसी और अचलेश्वर वाला आप ध्यान में रख लेना, इनके अनुसार ये चंद्रवंशी हैं। ब्राह्मण वंशीय कौन मानता है? तो पंडित दशरथ शर्मा जो है वो क्या मानते हैं? चौहानों को ब्राह्मण मानते हैं। क्योंकि ये जो बिजोलिया शिलालेख है इसके आधार पर इन्होंने ये कहा कि चौहान क्या है? ब्राह्मण वंशीय है। बिजोलिया शिलालेख कब का है? 1170 ईस्वी का। तो इस तरह से आप ध्यान में रख लेना, ब्राह्मण जो होते हैं, जैसे शर्मा जो है ब्राह्मण ही होते हैं, तो पंडित दशरथ शर्मा और ये क्या मानते हैं? ब्राह्मण मानते हैं। क्योंकि ये बिजोलिया शिलालेख जो है, इस शिलालेख पे ये लिखा हुआ है क्या? विप्रश्री वत्स गोत्रे भूत। तो विप्रश्री वत्स गोत्रे भूत, यानी इससे क्या पता चलता है कि जो चौहान है वो क्या है? ब्राह्मण है। और इसके अलावा कायम खान रासो और गोपीनाथ शर्मा जी, ये भी चौहानों को क्या मानते हैं? ब्राह्मण मानते हैं। तो गोपीनाथ शर्मा जी का नाम भी देखिए किताब में अलग से लिखा जाता है कि इन्होंने भी माना है। तो आप समझ सकते हैं गोपीनाथ शर्मा जी का क्या रोल है। मैं जो मटेरियल आपको मैंने इकट्ठा किया है, मटेरियल पढ़ाता हूं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल गोपीनाथ शर्मा जी का भी है। हालांकि इनकी किताब में वो इतना मैटर लिखा हुआ है, उसमें से निचोड़ अगर आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो वो बहुत कम निकलता है। इस तरह अलग अलग निकालना पड़ता है। अब इस एक इसी इसी चीज के इन्होंने 3-4 पेज भरे हुए हैं उसमें, यहां ये उसमें से महत्वपूर्ण और भी बहुत सारी ऑथेंटिक किताबें हैं। तो उसमें से फिर ये चीज निकल करके आती है आपके सामने। तो जो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये क्रीम क्रीम है, इसको साइड में रखने की गलती मत करना कि इसको आप पढ़ो ही नहीं, वरना उस चीज की भरपाई आपसे तो नहीं हो पाएगी। इसके बाद में फिर आता है विदेशी मत। तो विदेशी मत वालों में फिर अंग्रेजों के नाम ही आएंगे, जो कहेंगे चौहान तो विदेशी हैं, बाहर से आए। तो शक सीथियन माना जाता है कि भाई जो शक हैं वो थे, तो ये बाहर से ही आए थे ये लोग। तो जेम्स टोड, विलियम क्रूक और डॉक्टर वीएस स्मिथ, तो जो अंग्रेज अंग्रेज हैं सारे वही कह रहे हैं कि चौहान विदेशी थे। तो एक ये मत ध्यान में रख लेना। जैसे शक वगैरह सीथियन है, ये बाहर से आए थे, तो इन्होंने कहा भाई ये वही हैं, वही आगे चौहान बन गए। तो इनका कोई इस तरह से 100% वाला मत नहीं है, सबके अपने अलग अलग मत हैं। इंद्रवंशीय जो सेवाड़ी अभिलेख है उसमें क्या मिलता है कि चौहान जो है क्या है? वो इंद्रवंशीय है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इसके बाद में देखिएगा राजधानी जो है वो इनकी अही छत्रपूर्ति नागौर प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया। जांगल देश के रहने वाले थे। सपाद लक्ष्य उनके राज्य का प्रमुख भाग था। सपाद लक्ष्य का मतलब वो ही जो बीकानेर की तरफ वाला नागौर, जयपुर की तरफ वाला सांबर झील वाला, ये और अजमेर के ऊपर वाला, ये सारा जो भाग था ये किस में आता था? सपाद लक्ष्य में आता था। वासुदेव चौहान को सांबर झील का निर्माता कहा जाता है। तो ये जानकारी भी कहां लिखी हुई है? ये भी बिजोलिया शिलालेख में ही लिखा हुआ है, जो कि 1170 ईस्वी का है। क्योंकि बिजोलिया जो है भीलवाड़ा में, वहां से ये प्राप्त हुआ था, तो इसलिए बिजोलिया शिलालेख कहते हैं इसको। बाकी देखिए इसमें लिखा हुआ जरूर है, लेकिन अगर वैसे, चूंकि आप जानते हैं सांबर झील का पानी जो खारा है, और ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ते हैं कि सांबर झील एक नेचुरल तरीके की झील है, तो कोई भी शासक अगर झील भी अगर बनवाना चाहेगा तो वो खारे पानी की झील क्यों बनाएगा? भाई झील जितने भी शासकों ने बनाई है वो मीठे पानी की बनाई है, ताकि जनता में पानी की समस्या को दूर किया जा सके। लेकिन अब इसमें बिजोलिया में लिखा हुआ है तो आप भी पढ़ लो कि ठीक है, सांबर झील का निर्माता कहते हैं वासुदेव चौहान को, और उसमें लिखा हुआ है बिजोलिया शिलालेख में। इसने अपनी कुल देवी शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण सांबर झील के आसपास ही करवाया था। आप जा सकते हो देखने के लिए। चौहान पहले गुजर प्रतिहारों के सामंत थे, ये सही फैक्ट के रूप में मिलता है हमें। तो मैंने आपको बताया था गुजर प्रतिहार कितने मजबूत शासक थे। तो चौहानों में मजबूत शासक आगे निकल करके आते हैं, लेकिन इस समय जो है वो गुजर प्रतिहारी बहुत मजबूत शासक थे, और चौहान जो है वो इनके क्या थे? सामंत थे। तो ये पॉइंट भी जो है वो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में है रामकरण आसोपा के अनुसार
सांबर के चारों ओर होने के कारण ये क्या कहलाए थे? चहमान कहलाए। अब ये नाम को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि इन्होंने कहा है तो ध्यान में रख लो। और यही चहमान भविष्य में क्या कहलाए? चौहान। वही मैंने आपको बताया, मुख सुख। तो किसी का नाम है, किसी का मान लो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नाम हो, तो शॉर्ट में उसका शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। जैसे मान लो महेंद्र सिंह धोनी, तो महेंद्र सिंह धोनी का शॉर्ट में उनके दोस्तों ने नाम कर दिया माही। ये लो, अब उनके दोस्त बार बार जो है वो उनको ऐसे थोड़ी बुलाएंगे, ओ महेंद्र सिंह धोनी इधर आ, ओ महेंद्र सिंह धोनी। वो क्या कहते हैं? माही, शॉर्ट नेम, मुख सुख। तो इंसान को बोलने में ही जोर आता है, तो फिर उसको मेहनत करने में, पढ़ाई करने में तो कितना जोर आता होगा। लेकिन जो पढ़ाई के टाइम जिसको जोर आ जाता है वो, और उस जोर को वो बर्दाश्त कर लेता है, तो पूरा जीवन जो है वो सुकून भरा निकलता है। आप कभी भी मेहनत करो तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, आपको साइड से हटाने के लिए लाखों स्टूडेंट तैयार बैठे हैं। कोई किसी का प्रेम नहीं है, कोई किसी के कोई मन में नहीं है कि इसका मेरे से सिलेक्शन हो जाएगी, इसका मेरे दोस्त का, या जो है मेरी जगह मैं मेरी सीट दे दूं। एक दूसरे को धक्का मुक्की करने के लिए इस दुनिया में लोग तैयार बैठे हैं, आपको साइड में फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं कि चल निकल, पहली फुर्सत में निकल तू यहां से साइड में। दुनिया बहुत आगे दौड़ रही है, तेज गति से दौड़ रही है। स्टूडेंट कहां कहां से कोर्स लेते हैं कोई किसी को नहीं बताता है, ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूं। कभी कभी चूंकि अब ऐप में कोर्स चल रहा है, यहां मैं बहुत सी बातें आपको बता सकता हूं। कोई स्टूडेंट कितने कितने कोर्स ले रखे होते हैं, कभी वो किसी दूसरे अपने दोस्त को नहीं बताता। दूसरी बात मैंने ये देखी है कि अगर बहुत अच्छा कोर्स होगा तो भी मैंने जो एक नॉर्मली 90% स्टूडेंट में देखी है, वो बताता नहीं है किसी को कि इतना अच्छा कोर्स मैं किसी को क्यों बताऊं। वो उस कोर्स का नाम बताएगा जो ठीक है लगभग सभी के पास है, लेकिन उसमें से आता कुछ नहीं है परीक्षा में। वो उसी के बारे में सबको बताएगा, हाँ ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। उसको पता है कि मैंने ये अलग से ले रखा है और बहुत शानदार है, तो बताता नहीं है वो। तो ये चीजें मैं कह रहा हूं कि दुनिया आपको पछाड़ने के लिए तैयार बैठी है। आप कितने मैदान में टिकते हो, कितनी मेहनत करते हो, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा और पूरी जिंदगी आपकी संवरेगी। एक साल जी जान से मेहनत कर लो, अपने टीचर की बात मान लो, और एक साल के बाद आप कम से कम 35 साल की तो नौकरी करोगे, 30-35 साल। वो 30-35 साल में आप कितनी सैलरी लोगे? सरकार से लाखों रुपए सैलरी लोगे। किसी अच्छे कोर्स पे, अच्छी बुक्स पे आप कितना खर्चा मानते हो? अगर ऑनलाइन कोर्स लेते हो, बुक्स वगैरह भी खरीदते हो, मुश्किल से 10,000 आप मैक्सिमम मान लो। कोई कोर्स वगैरह लेते हो ऑनलाइन, या जैसे बुक्स वगैरह आप खरीदते हो, तो अगर आपने मान लीजिए इतने रुपए आपने कहीं अच्छे से खर्च किए, सही जगह खर्च किए, तो सरकार से आप 30-35 साल की नौकरी में कितनी सैलरी लोगे? वो सैलरी गिनो आप। आपकी सैलरी जाएगी 6 से 7 करोड़ कम से कम। कभी जोड़ना, अभी आपको ये सारा आंकड़ा नहीं पता है, ये सब आंकड़े पता है मुझे। 6 से 7 करोड़ रुपए आप अपने जीवन में 30 से 35 साल की नौकरी में सरकार से सैलरी लोगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको अच्छी जगह कुछ खर्च करना पड़ेगा, तब आप अच्छी चीजें प्राप्त करोगे। अच्छा मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, अच्छा मटेरियल लेना पड़ेगा। स्टूडेंट 100-200 रुपए के लिए अपने जीवन के साथ में समझौता कर लेता है। वो उसको यह एहसास बहुत बाद में होता है, जब वैकेंसी निकल चुकी होती है, उसकी उम्र भी निकल चुकी होती है, तब उसको यह एहसास होता है। जब 10-15 हजार की सैलरी के लिए प्राइवेट कंपनी वाले, प्राइवेट जगह जो है वो सुबह से शाम तक आपको पीसते हैं, और फिर ऊपर से ये धमकी और कि जब चाहे आपको निकाल सकते हैं वो। कभी किसी प्राइवेट, या अगर आपने प्राइवेट स्कूल में कभी पढ़ाया है तो फिर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 5-10 हजार की सैलरी, 5 इतने तो मिलते ही नहीं है, 10,000 तो 3,000 में एक से बढ़कर एक कैंडिडेट काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो कितना ज्यादा बेरोजगारी है वहां। थोड़ी सी मेहनत करने आते ही स्टूडेंट के आंसू आ जाते हैं, पी पी करने लग जाते हैं, होए रे मावड़ी रे होए। ऐसे करने से सिलेक्शन, दुनिया पछाड़ने के लिए तैयार बैठी है आपको। ये बहुत कड़वा सत्य है, आप इस चीज को स्वीकार करो। कोई किसी का साथी नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता। लोग आपको लात मारने के लिए तैयार बैठे हैं, और अगर सही ढंग से नौकरी नहीं लगी तो जिंदगी भर लात खाती रहनी पड़ेगी इस दुनिया की। जहां काम करोगे हर व्यक्ति अपने हिसाब से आपको भगाना चाहेगा, और आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि पेट पालने के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। जीवन में हर व्यक्ति काम तो करता ही है।
एक मजदूर भी करता है, हर व्यक्ति काम करता है। सब्जी पे जो जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, वो भी सुबह से शाम मेहनत करते हैं। मैं आपको एक जयपुर का मैं एक उदाहरण बता रहा हूं छोटा सा। ये इधर ये कौन सा एरिया है, ये सी स्कीम की तरफ एक बार मैं कोई गया था उधर। तो एक सब्जी वाला लगाता है क्या, ठेला। तो सब्जी का मैं नॉर्मली उससे यूं ही पूछा, भाई क्या सब्जी वगैरह क्या भाव वगैरह। इस बात को हो गए कम से कम 6-7 साल हो गए। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए जाना। तो मैंने कहा सब्जी लगा रहे हो, अच्छा सब्जी लगा रहा था, अच्छा 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 ठीक है। तो यूं ही 2-4 बार मैंने कभी कोई सब्जी ली, क्योंकि मेरा दोस्त वगैरह कोई रहता था उधर। तो कभी चले गए तो वहां उसके आसपास ही खाना वगैरह, चलो आज बना लेंगे वहां। तो यूं ही तो वो मुझे बताने लगा, मैंने आपकी पढ़ाई वगैरह कर रखी है? कहा हाँ, मैंने एमए कर रखा है। तो मैंने कहा कहां से कर रखा है? बीएचयू से। बीएचयू में एडमिशन लेना आसान नहीं होता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां का सिस्टम मैं देख करके आया हूं। मैं बीएचयू में जो हमारे सेमिनार वगैरह होते थे, तो वहां कभी बीएचयू जाने का भी हमें मौका मिला था। वहां का सिस्टम मैं देख के दंग रह गया। राजस्थान के यूनिवर्सिटी, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी इस बीएचयू के आसपास भी नहीं हटती, जो इनका सिस्टम है वहां पढ़ने का। तो मैंने कहा बीएचयू से पढ़ा हुआ व्यक्ति, लेकिन क्या कहता वो ठीक है, वैसे उस टाइम तो पढ़े थे, लेकिन बाद में जो है वो गलत संगत में फंस गए। और पढ़ाई वढ़ाई सारी बीए ये एमए वगैरह तो कर ली थी, लेकिन उसके बाद जो है फिर आगे जो है वो फिर कुछ नहीं बचा। तो फिर यहां आकर के मैं इधर आ गया जयपुर में, और मैं ठेला लगाता हूं। और इसका बेटा जो है वो बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि अच्छा व्यवहार था, अच्छी सब्जी वगैरह खूब बिक जाती थी इसकी। मैं ये घटना आपको क्यों बता रहा हूं? आपने जीवन में कहीं भी गलती की और आप साइड से हटे, चाहे आपके अपने कोई लक्षण हो, चाहे अपने लक्षणों से आप चाहे बर्बाद हुए, या आप अपनी छोटी छोटी लापरवाहियों से बर्बाद हुए, दुनिया आपको फेंकने के लिए तैयार बैठी है। ये चीज ध्यान में रखना हमेशा। तो जिनको थोड़ा बहुत पढ़ते हुए जोर आता है, रोना आता है, आंसू आते हैं, वो ध्यान रखना। जैसे जैसे एज निकलती जाएगी, दाढ़ी सफेद होती जाएगी। महिलाओं हैं तो उनको उम्र इतनी घर वाले आने ही नहीं देते, वो पहले शादी कर देते हैं। फिर ससुराल पक्ष को संभालना, पूरा घर में काम करना, बच्चे होंगे उनको संभालना। पढ़ाई एक जगह ध्यान केंद्रित वाली है। तो थोड़े से भी अगर आप भटके, कई बार मैं देखता हूं विद्यार्थी कई जनों के कोर्स ले लेता है वो। जैसे मेरा भी ले लिया, एक और कोचिंग का भी ले लिया, एक और का, क्योंकि ऑनलाइन तो रेट उतनी ज्यादा है ही नहीं। भाई नॉर्मल रेट है। जब ऑफलाइन के अंदर विद्यार्थी 15-15 हजार रुपए देता है, क्या ऑनलाइन में वो 2-3 हजार रुपए नहीं दे सकता? देता ही है। 3-4 कोर्स खरीद लेगा। अब वो उन सब में उलझा रहेगा वो। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। एक छोटी सी गलती आपका जीवन बर्बाद करने के लिए काफी है। क्योंकि ये चीजें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अभी कई स्टूडेंट की कुछ चीजें जैसे जैसे मेरे सामने आती है, जिस तरह से वो चीजें पूछते हैं और जिस तरह से वो खुद डाउट में रहते हैं अपने जीवन के लिए, मुझे लगता है कि बेटा आपको दुनिया पछाड़ने के लिए तैयार बैठी है। तो जी जान से तैयारी कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।